बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, हमारा जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, वो गुज़िश्ता चंद हफ़्तों बल्कि चंद महीनों से जो है वो एक अपनी अनसर्टेनिटी की पीक के ऊपर पहुंचा हुआ है। इस हफ़्ते के भी अगर आप हालात देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ के जो है वो सियासी तौर पे अगर कहा जाए तो बदतरीन जो हालात गुज़रे हैं, ख़ास तौर पे जो लाहौर में हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में मतलब एक अजीब जो है वो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। किसी भी तरफ से जो है वो बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। इन हालात में हमारी जो अदालतें हैं वो बहरहाल एक अदालत एक सुकून का और एक बुर्दबारी का मुज़ाहरा करते हुए तमाम सियासतदानों को मौक़े दे रही हैं कि हमारी ये जो पॉलिटिकल फील्ड है ये सेट रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो सर्टेनिटी का एलिमेंट एक वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात जो है ठहर जाएं, थम जाएं, वो नहीं आ रहा। कभी इलेक्शन की तारीख़ आ जाती है, कभी जो है वो इलेक्शन की तारीख़ पता चलता है कि अब फिर जो है ना वो इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। कोई इसके ऊपर जो है वो आइनी तौर के ऊपर कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। कुछ जमातें जो हैं वो इसको 90 दिन के बाद भी जो है वो जायज़ करार दे रही हैं। तो बहरहाल एक जो है वो सियासी चपकलिश जो है वो अपनी जगह पे उरूज पे है, और उसमें जो अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। माशी तौर पे भी अगर आप देखें तो माशी इशारे भी पाकिस्तान की बदतरीन मिसाल इस वक्त पेश कर रहे हैं। महंगाई जो है वो तकरीबन 32% जो है वो फरवरी में रही है, और मार्च में जो है वो उसके 34% तक जो है वो जाने के इम्कानात हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमारी इंपोर्ट्स को आप देखें, हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स को आप देखें, वो भी निचली तरीन सतह के ऊपर है। हमारी एलसीज़ क्लियर नहीं हो रही, आईएमएफ से जो मुआहदा है वो हो के नहीं दे रहा, और अब जो है वो सुनते सुनते ये भी आया है कि जी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आईएमएफ ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हुए। गर्ज़ ये कि चाहे सियासी तौर के ऊपर हो या माशी तौर के ऊपर हो, हालात में जो है वो कोई बेहतरी ना नज़र आ रही है, ना ही जो है वो उसकी कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि फ्यूचर में ये बेहतर हो जाएंगे। अब आईएमएफ मज़ीद कितना वक्त लेगा अपने इस मुआहदे को करने में। इसी तरीके से दीगर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिनमें कतर है, दुबई है, सऊदीया है, ईरान है, ये चाइना है, ये सारे ममालिक जो है वो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसी हवाले से आज हमने अपना ये प्रोग्राम तरतीब दिया है कि हमारे जो ये माशी हालात हैं कब जाके स्टेबल होंगे। अल्टीमेटली इसका जो ताल्लुक़ है वो सियासी जो स्टेबिलिटी है उससे तो बेशक है। तो प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे जो है वो आज के जो पैनल ऑफ गेस्ट हैं उनमें हमारे साथ मौजूद होंगे असद अली शाह साहब, इकोनॉमिस्ट भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुज़म्मिल असलम साहब हैं हमारे साथ, शौकत तरीन साहब के या वज़ीर ख़ज़ाना के तर्जुमान भी रह चुके हैं पीटीआई की तरफ से, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर हैं स्टॉक मार्केट के, इनकी भी इकॉनमी के ऊपर बहुत ग्रिप है। तो तीनों से हम जो है वो बात करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब ने, इनसे हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है इसमें आइंदा बेहतरी की क्या इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आईएमएफ का जो मुआहिदा है उसमें मई 2022 से मुसलसल हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि हमें बार बार हिसाब देते थे कि इस मुल्क से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, इस मुल्क से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, इस इदारे से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। वो मिफ्ता इस्माइल साहब हिसाब देते रहे। फिर उसके बाद इसहाकडार साहब आए, उन्होंने पहले 15 दिन में हिसाब दिया कि इतने अरब डॉलर इधर से मिल रहे हैं, इतने चीन से मिल रहे हैं, इतने सऊदी अरब से, और आईएमएफ से भी हमारी बात हो गई। फिर एकदम हमने देखा कि आईएमएफ पस मंजर से गायब हो गया। फिर आईएमएफ को बड़ी मुश्किल से बुलाया गया फरवरी की 1 तारीख को। उसमें ये बोला गया, अच्छा, अपना क्रेडिट भी लिया इन्होंने अगस्त में कि हमने आईएमएफ बहाल कर दिया, हमने आईएमएफ ये कर दिया। हमने कहा चलें जी, अच्छा है आप लोगों ने कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि दुनिया से भी अपने ताल्लुकात बहाल कर दिए। इमरान खान के तो दुनिया से ताल्लुकात ही नहीं थे, दुनिया ने पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया। हमने कहा चलो अच्छी बात है, पैसे भी आ रहे हैं, मुल्क के लिए जो अच्छी चीज है वो करें। तो वो सारी चीजें करने के बाद फिर फरवरी की 1 तारीख को आईएमएफ आई। 9 फरवरी को वजीर खजाना ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हम सारों को बोला कि 2 से 3 दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। आज उसके बाद 5वां हफ्ता आज खत्म हो गया उनको गए हुए, और पिछले 3 हफ्तों से हर हफ्ते उन्होंने बोला कि 2 दिन रात को हो रहा है, सुबह हो रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने जो है आर्मी चीफ के साथ भी यही यकीन दहानी करवाई।
फिर कल लास्ट जुम्मा था एग्जैक्टली, इन्होंने जो है एक सेमिनार रखा हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें साथियों से पूछा तो इन्होंने कहा, मैंने बोला जल्द हो जाएगा। अब हमने कहा चलो जल्द हो जाएगा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त तो आए। अब वो 2 दिन से एक नया रोना पीटना शुरू कर दिए कि जी वो हमसे तो पता नहीं कुछ ऐसे मामलात कराने चाह रहे हैं जो माशी नहीं है, गैर माशी, मैं नहीं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला अपने लिए हराम समझ तो अपने मुंह से वो अल्फाज निकालना। तो सूरत हाल जो है अब वो टीवी में चल रहा है कि इन्होंने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया कि अगर IMF रकम ना दे। देखिए सीधी सी बात है, IMF 23 प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ किए हैं। पाकिस्तान ने 1998-99 में एटॉमिक धमाका किया, उसके फौरन बाद भी हम IMF प्रोग्राम में गए। IMF ने कभी किसी प्रोग्राम में पाकिस्तान से ये रिक्वायरमेंट नहीं की। ठीक है, ये मुझे लगता है इसहाक डार साहब अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, और वो जो अपना 25 साल तजर्बा था वो जो नाकाम हो गया उसको अब छुपा रहे हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि IMF इस पे जल्द वजाहत दे देगा कि उन्होंने इस तरह की बात की है कि नहीं की। अगर की है, मेरा सवाल वहीं पे मुजम्मिल साहब, अगर फर्ज करे की है, एक मिनट से, अगर फर्ज करे की है तो हम यकजहती करेंगे हुकूमत के साथ, ये भी मैं आपको बात बता दूं। और अगर नहीं की तो फिर हम हिसाब किताब लेंगे कि ये इनके जो इन्होंने अगर इसके पीछे झूठ बोला है तो इसके तो बहुत ही मुज़र असरात होंगे। अब आखिरी बात ये कर दूं कि ये प्रोग्राम जून में खत्म होना था, जो पिछले साल सितंबर में इन्होंने जून तक बढ़वा लिया। इस पर 3 रिव्यू बाकी है, 9वां, 10वां, 11वां। अब 3.5 महीने और 3 रिव्यू, जो स्पीड चल रही है, मिफ्ता ने 5 महीने में एक रिव्यू किया था, इसहाक डार ने 6 महीने में एक भी नहीं मुकम्मल किया। तो ये प्रोग्राम तो वैसे ही नामुकम्मल नजर होते हुए आ रहा है, जून में सारे रिव्यू नहीं हो सकेंगे। और दूसरी बात ये हो रही है कि IMF से हमें वो लेना पड़ेगा, नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा या नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और रीस्ट्रक्चरिंग भी। तो मेरे ख्याल से ये कि जो बात खराब होती हुई नजर आ रही है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये नामुकम्मल की तरफ, वैसे ही इतनी टाइट डेडलाइन है, नामुकम्मल ही रहना है इसने। तो अब हो सकता है कि नया प्रोग्राम की तरफ जाए। अब उसका भी सारा का सारा इन्हिसार है कि अगर इलेक्शन होते हैं कि नहीं। अगर नहीं इलेक्शन होंगे तो IMF इस तरह की नॉन मैंडेटेड गवर्नमेंट से तो डील नहीं करेगा, और ऑलरेडी जो ये नेगोशिएशन इनसे फेल हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। बाकी अल्लाह ताला जानते हैं, हम तो हुकूमत में है नहीं कि क्या हो रहा है। जी चिनाई साहब, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि अब जो है वो मौजूदा प्रोग्राम में तो 3 महीने रह गए हैं और रिव्यू जो है वो रिव्यू दर रिव्यू बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि नया प्रोग्राम में जो है ना वो हमें जाना पड़ेगा IMF के, या यही वाला प्रोग्राम मुकम्मल होगा और इसी की किस्त मिलेगी? और जैसा कि मुजम्मिल साहब बता रहे हैं कि अब इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर हो चुके हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो अश्योरेंसेज हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने दी हैं, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी परसों मेरे ख्याल में लाहौर में किसी एक तकरीब में कहा था कि 1 आध दिन में ये IMF का मसला हल हो जाएगा। तो टेक्निकली मैं समझता हूँ कि ये इसी रिव्यू में जो है वो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, मुश्किलात हर प्रोग्राम में होती हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट से जो हमने करने थे, और अब इन चीजों को जो है वो पूरा करने के लिए IMF प्रेशर डाल रहा है, और इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी हैं। मैं समझता हूँ कि हमें उन बातों को डिस्कस करने के बजाय इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये IMF का प्रोग्राम जो है वो हर हाल में मुकम्मल हो, उसकी जो शर्तें हैं उस पर जो है वो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कारबंद हो। क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो भी कुछ IMF ने शर्तें रखी थी पिछले इस प्रोग्राम के अंदर, और जो बतदरीज इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, जिसमें सब्सिडीज का रिमूवल है, फ्यूल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे प्रोग्राम जो है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की बेहतरी की तरफ है। लेकिन कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह तरक्की नहीं कर सकता कि $30 की गैस इंपोर्ट करके $5 की जो है वो बेचे। और ये सरासर मैं समझता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक जहर कातिल है। तो यहाँ जब तक ये सब्सिडीज की रिमूवल नहीं होगी, इस प्रोग्राम पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, हम अपने खर्चे जो है वो अपने आमदन से कम नहीं रखेंगे, तो ये सूरत हाल जो है, जो खतरनाक सूरत हाल है, वो हमेशा पैदा होती रहेगी। तो आज ये वक्त आ गया है कि बिल्कुल हम एंड पॉइंट पर आ गए हैं, और इस पॉइंट पर हर हाल में मैं समझता हूँ हुकूमत को तमाम प्रोग्राम्स पर
मनोअन सब तस्लीम करके अमल करना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप बताएं, ये जो प्रोग्राम के हवाले से तो है, अब कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है $10 बिलियन की जो गारंटी मांग रहा है आईएमएफ, और जिनमें जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिनमें दुबई है, यूएई जिसे हम कहते हैं, इसी तरीके से सऊदी अरब है, या दीगर जो हमारे दोस्त अरब ममालिक हैं, चाइना है, तो क्या ख्याल है आपका, ये हमें जो है वो बेल आउट कर देंगे? क्योंकि आईएमएफ अपेरेंटली लग नहीं रहा कि उस वक्त तक जो है वो लोन देगा, जब तक जो है वो सारे ममालिक जो है वो हमें 10 बिलियन तक का बेल आउट पैकेज की गारंटी नहीं देंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मेरा इसमें बड़ा क्लियर व्यू है कि अगर मैं अपने भाई से भी, अपने वालिद से भी अगर कोई रकम मांगता हूँ ना, तो वो उसकी वजूहत पूछते हैं, फिर प्लान मांगते हैं। अगर मुझे चीज सरमायाकारी करनी, हर कोई, अगर किसी दोस्त से भी बोलूंगा यार मुझे इतने पैसे दे दें, तो वो प्लान मांगता है। तो बदकिस्मती से ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने अभी तक कोई माशी प्लान ही नहीं दे सके। कोई इकोनॉमिक प्लान ना हमें दिया, ना आईएमएफ को दिया, ना डोनर्स को दिया, ना सरमायाकारों को दिया। तो ये हवा में आप जाके सिर्फ हाथ फैला, ये तो वो वाली बात होगी ना, सिग्नल में खड़े होकर आपने पैसे मांग लिए, क्योंकि सिर्फ पैसे उसको इस तरह बगैर पूछे दिए जाते हैं जिसको भीख दी जाती है। अगर भीख के अलावा कोई भी अगर उधार भी दिया जाता है तो पूछा जाता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपने इस्तेमाल कैसे करने हैं, वापस कैसे करेंगे, कितने टाइम पे करेंगे, आपने क्या इस्लाहात करने जा रहे हैं कि आपको ये जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें मिसिंग है इस हुकूमत की। अब जो आईएमएफ, जो मुझे लगता है, देखिए मैं आपसे जो है ना एक तालिब इल्म के तौर पे बात करता हूँ, एक सियासी जमात के तौर पे नहीं करता। एक चीज है डेट सस्टेनेबिलिटी। आईएमएफ का नवंबर का जो रिव्यू था उसमें कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है, यानी कि पाकिस्तान अपने कर्जे उतार सकता है। अब जो आईएमएफ मॉडल रन कर रहा है उसमें पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी पे सवालिया निशान आ गए, क्योंकि जब इसहाक डार आए थे उस वक्त $9 अरब खजाना था, अब वो $4 अरब रह गया, और उसमें भी अदायगियां भी फिर $2 अरब की चीन की इसी महीने हैं, और अदायगियां अलग हैं। तो वो डेट रीपेमेंट का शेड्यूल बन नहीं रहा। अब आईएमएफ ये सोचता होगा, मैं आईएमएफ के शू में पैर रख के बात कर रहा हूं, कि आईएमएफ अगर इनको नवा जायजा 9th रिव्यू अप्रूव कर देता है, और फर्ज करेंगे डेट सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, ये जो दोस्त ममालिक हैं ये देर कर देते हैं, टाइम पे चीजें नहीं आती, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे आईएमएफ के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, और आईएमएफ की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी इशू आ जाएगा कि एक आईएमएफ प्रोग्राम के दरमियान एक मुल्क ने, जिसको आईएमएफ ने स्टैंप लगा के दी थी, वो जो है दिवालिया हो गया। तो आईएमएफ अब वो डेट सस्टेनेबिलिटी पे फंस गया आके, और वो कह रहा है कि भाई आप दोस्त ममालिक से लिखवा के नहीं, उनसे ट्रांसफर करा लें पैसे, ताकि हम फिर गाड़ी को आगे चलें। अब बात ये है चौधरी साहब, अब्दुल साहब, जून में प्रोग्राम खत्म होना है, ये अभी तक सब जून की बातें कर रहे हैं। 5 अरब, ये कहते हैं $5 अरब की जरूरत है, वो कहते हैं $7 अरब की जरूरत है। फिर जुलाई से फिर $25 अरब की जरूरत हो जाएगी अगले साल की, उसका क्या करना है? मतलब ये सवाल है ना। अगर उसका, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लान मिसिंग है तो फिर बात खत्म हो गई। चले सर, मुजम्मिल भाई, ये तो हो गई मायूसी की बातें, तो थोड़ा सा कोई होप की भी तो बात बताएं ना, कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास या आपकी हुकूमत होती तो आपकी इस वक्त क्या स्ट्रेटजी होती, आपके 25 बिलियन कहाँ से लेके आती आपकी हुकूमत? देखिए, बात ये है कि हमने पहले तो होप की बात ये कर देते हैं कि हमने कुछ ऐसी ही सूरत हाल 2018-19 में पिकअप की थी, फिर उसके बीच में कोरोना आया, कमोडिटी सुपर साइकिल आया, बहुत कुछ आया, हम मैनेज करते रहे, रिजर्व्स में पड़ा। तो पहले तो उस वक्त तो हमारे पास तजर्बा भी नहीं था, ना तजर्बेकार लोग थे हम लोग। जिस दिन से दफ्तर से बाहर निकले हैं, हमने वैसे तो हम दफ्तर से बाहर हैं, लेकिन हमारी डे टू डे इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, उस पर नजर है। और हमने वक्त से पहले ये आगाह कर दिया था कि इस साल महंगाई क्या होगी। जब मिफ्ता इस्माइल ने पिछले साल बजट दिया था 11.5%, सर आगे ये बताए $25 बिलियन, मुजम्मिल भाई $25 बिलियन का जो आप बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर में हमें चाहिए। और अब देखें, हमने एक इसमें मोटी बात कर दी है, हमने एक मोटी बात कर दी है, और शौकत तरीन साहब ने की थी, और ये फाइनली तो पीटीआई ने एक व्हाइट पेपर दिया था, उस वक्त की थी। हतमी बात तो बाद में आएगी। अब हम भी ये समझ रहे हैं कि जितनी ब्लीडिंग हो गई 11 महीने में, पाकिस्तान को वाया आईएमएफ एक्सटर्नल मिनिमम लेवल पे एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये फायर फाइटिंग, इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर कर्जा, मुल्क में इंपोर्ट बंद, अमली तौर पे मुल्क को बंद कर दिया, मजीद आगे सख्ती इस तरह की करेंगे, उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। और
एक स्टडी ये कहती है कि अगर आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डिफॉल्ट से पहले कॉल दे दें तो 1 साल में आप तक जो है ना बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है वापस। और अगर आप नहीं करते और फर्ज करेंगे पेमेंट की में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको 58 महीने लगते हैं बिजनेस एज यूजुअल में आने में। तो अब जो सूरत हाल है, जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे अलावा, मतलब मैं तो एक्सपर्ट नहीं कहूंगा अपने आप को, जो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के लोगों से, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से, ये एक कंसेंसस बनता जा रहा है इसमें। और इसको अब अर्लियर दी बेटर वाली बात है। और आई थिंक कि आईएमएफ की जो चीफ थी क्रिस्टीना, उन्होंने भी जो एक बयान, हालांकि वो किसी कंट्री स्पेसिफिक बयान नहीं देती, 1 मिनट का उनका बयान आपने पिछले दिनों सुना हो, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नीड्स टू थिंक कि दे नीड टू टैक्स पीपल एंड दे नीड टू कट सब्सिडी, अदरवाइज पाकिस्तान विल हैव टू गो थ्रू अ वेरी पेनफुल डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो वो दूसरी साथ को, उस बात को अदरवाइज करके उन्होंने बोला था, वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में है। लेकिन आईएमएफ भी मेरे ख्याल से डेट सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल चला रहा है उसमें नजर आ रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि होप की बात यह है कि इसमें कोई परेशानी तो है, ये जो हो रहा है, लेकिन इससे जो है हालात बेहतर होना शुरू। और आप ये कहते हैं कि आपकी अगर हुकूमत होती तो आप जो है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते, ठीक है ना? राइट। हम अगर हमारी हुकूमत पिछले साल से चल रही होती तो ऐसी नौबत ना आती। अब जो हम देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट अभी डेवलपमेंट मौजूदा कर दी है, बरामदात गिरा दी, रिजर्व गिरा दिए, रेमिटेंसेस गिरा दी और पेमेंट सर पे खड़ी हो गई, तो वो डेवलपमेंट के पेश नजर एक रास्ता ये नजर आता है। बाकी 2-3 चीजें और हैं जिसपे हमने काम किया है, उसकी वायबिलिटी जब तक अब वो प्रूव ना हो जाए तो वो बात करना कबलस वक्त है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी के हवाले से पिछले 3 साल से मैं भी नज़र रखे हुए हूं, जो हमारे जो फिगर्स वगैरह जो है वो आते हैं, तो जो हमारी जो बेसिकली एक्सटर्नल जो ट्रेड है उसका डाउनफॉल जो है वो खान साहब की हुकूमत में शुरू हो चुका था, जब जो है ना वो 80 बिलियन तक की जो है वो एनुअल हमारी इंपोर्ट्स चली गई थी। और ये जो 6% की ग्रोथ क्लेम की जाती है, वो क्लेम इस वजह से की जाती है कि हमारी जितनी भी जो इकोनॉमी थी वो इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन चुकी थी। तो इसके ऊपर जो है ना वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि जो इस वक्त हम आज जो दिन देख रहे हैं, इसकी बुनियाद तो उस वक्त ही रख दी गई थी जब आपने इंपोर्ट लेड इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर 6% ग्रोथ अचीव की थी। पहले तो साहब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो है ना, चौथा साल तो ये था ना जिसमें कमोडिटी सुपर साइकिल था, उससे ठीक 12 महीने पहले हम जो करंट अकाउंट को $1.9 अरब पे ले आए थे, $19 अरब पे टेक ओवर किया था। तो हमने हर साल 19 पे था, पहले साल 13 किया, 13 से 7 पे आए, 7 से 1.9 पे आए। ये चौथा साल था ना, ये 50 साल का महंगा तरीन पूरी दुनिया का, अभी इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो जनाजा निकला हुआ है, ये वो पीरियड था। और ये तो खुश नसीब है, हमने तो कमोडिटी सुपर साइकिल निकाल के $130 ऑयल को देखकर, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत जो है आखिरी दिन थी $105, अब वो $70 पे आ गई। तो वो जो तिजारती खसारा आपका बड़ा था ना, उसमें 3 चीजें थी। एक कमोडिटी सुपर साइकिल जिसमें आपका जो है $17 अरब से $26 अरब जो है सिर्फ तेल का बिल हो गया था, तेल का और कोयले का। जो आपका खुदनी तेल जो $2-2.5 अरब का आता था, वो $4.5 अरब पे चला गया। और तीसरी चीज आपकी वैक्सीन, जो $3 अरब की, जो पूरे पाकिस्तान में, आप भी माशाल्लाह हमारी उम्र के होंगे या छोटे ही लग रहे हैं वैसे तो हमसे, तो वो जो है आपने भी शायद 50 सालों में सरकारी कोई टीका नहीं लगवाया होगा, आपने भी दिल खोल के अपनी पसंद की फाइजर लगवाई, ये लगाई, जिसके $3-3.5 अरब हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किए थे। ठीक है, ये तमाम चीजें इस हुकूमत को विरसे में नहीं मिली। अब इस हुकूमत के पास $70 का ऑयल है, खुदनी तेल जो $1800 का था वो $900 का है, जो जहाजों का फ्रेट जो $10,000 चला गया तो वो $1100 पे आ गया है।
उसके बावजूद ये हशर किया इन्होंने। अगर ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमत होती तो ये तो हमने फिर रिवर्स गेयर लगा देते थे। और दूसरी बात ये कि इम्पोर्ट से गन्नम की पैदावार रिकॉर्ड 17 साल का कैसे हो गया? 4.4% आपकी एग्रीकल्चर की 17 साल के बाद हाईएस्ट ग्रोथ आई। 4 आपकी क्रॉप्स बम्पर आई जो पाकिस्तान में पहले उतनी बड़ी क्रॉप नहीं आई थी। तो ये इसका इम्पोर्ट से क्या ताल्लुक है? फिर कारखानों ने आपकी जो है 2004-5 के बाद हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन दी, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट $24 अरब से 32 का इम्पोर्ट से क्या ताल्लुक है? तो ये तमाम चीजें हैं भाई। और उसके बाद फिर आपने रिकॉर्ड एक साल में 1500 अरब, आप तो टैक्स के कॉस्ट एंड अकाउंटेंट ICMA के जो है वो है, 1500 अरब एक साल में उस साल टैक्स ऐड हुआ। और रुपी जो है आपका 165 से 180 के दरमियान, रुपी डेप्रिसिएशन भी नहीं हुई कोई खास। ये तो जब हम गए हैं तो उसके बाद माशाल्लाह इन्होंने ट्रेन लगा दी। और ये हमें ताने देते थे कि 180 में डॉलर बहुत महंगा है, और इनको बहुत बुरा लगता था वो डॉलर का रेट। इसहाक डार साहब तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे उसके बारे में। तो ये बातें, ये सारी चीजें हमारी सामने रखें और फिर आप बात करें। और फिर 2019 की भी ग्रोथ आप सामने रख लें जब करंट अकाउंट नहीं था। अब तो करंट अकाउंट जो है $7 अरब पे बात कर रहे हैं, आ रहा है। तो ग्रोथ जो है आपको पता है इस साल कितनी होने वाली है? -5। 7 महीने का जो कारखानों की ग्रोथ आई है वो आई है 4.4 मनफी। एग्रीकल्चर वैसे ही सैलाब से जो उड़ गई है। मुझे आप बता दें कि ये जो 5% का मिफ्ता ने तखमीना लगाया था, फिर 2 कर दिए इन्होंने। आलमी बैंक और इसमें IMF भी शामिल है और हुकूमत भी 2 कह रही। ये मुझे बता दें कैसे आएगी? तो ये 4 से 5% मनफी आएगी। तो ये हालात इन्होंने कर दिए। मैं तो आप सारों से गुजारिश करता हूँ 2022 IMF ने वर्ल्ड बैंक ने 3% प्रिडिक्ट की है जो ग्रोथ है। किसने? IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने 3%। हाँ, तो वो माशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 1% ग्रोथ बता रहे थे, वो जो 5-6 आ गई। तो ये तो उनका भी हाल है उनके मॉडल्स का। तो मैं अब क्या बोलूं, जो हमारे जो माशाल्लाह से पाकिस्तान में और जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान की, जिसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, वो क्या पाकिस्तान के बारे में बात करेगा? हमारा तो दिन रात काम ही है, हम इसी में घुसे रहते हैं। अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, इधर व्हाट्सएप को देख रहे हैं कि अभी अगली डेवलपमेंट क्या हो रही है पाकिस्तान में, दुनिया में। ये तब जाके चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होती। तो ये जो है आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान जो है हर तरह के ट्रैक में फंस चुका हुआ है। 75 साल में पाकिस्तान का हर माशी जो इस साल के नंबर आएंगे, 75 साल में ऐसे नंबर नहीं आए होंगे, चाहे ग्रोथ के हो, चाहे जो है एक्सपोर्ट के हो, चाहे आपके जो है ये महंगाई के हो। अभी आपने खुद जिक्र किया 45.5% महंगाई, यार अमीर आदमी भी नहीं अफोर्ड कर सकता। जो अशरफिया की बात जो लोग इस मुल्क में अमीर को गाली बना दी है, खुदा ना खास्ता कि वो पता नहीं अमीर क्यों है, वो भी जो है ना उसकी भी कमर तोड़ के जो है ना हाथ में पकड़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, साबिक जो है तर्जुमान थे वज़ीर ख़जाना के और PTI के बहुत एक अच्छे इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में साथ रहने का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चिनाई साहब ये बताएं, ये मौजूदा जो इकोनॉमी का क्राइसिस है सर, इससे निकलने का जो है वो आप क्या हल तजवीज़ करेंगे? देखिए बात यह है कि सियासत से बालातर होकर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो मुल्क की मईशत का और मुल्क की इक़्तिसादी हालत को सही करने का रास्ता है वो यही है कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हमने 75 साल तक सब्सिडी से गुजारा किया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि $30 की गैस ख़रीद कर $5.5 में $4.5 में बेचना किसी हद तक जो है वो किसी भी कंपनी के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। चाहे आपको उसको कितनी भी सब्सिडीज देते रहें। इसके इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें PIA है, स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवेज है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्कुलर डेट है नुकसान कर रहे हैं। उनको न सिर्फ प्राइवेटाइज किया जाए बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं किया जाता उनको जो है वो आप घर बैठे तनख्वाह दे दें लेकिन उनको ऑपरेट ना करें। देखिए उनको ऑपरेट करने से जो हमें नुकसान हो रहा है वो आज पूरी मुल्क की मईशत पर उसका असर हुआ है और ये असर जो है वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हमें और आपको बैठ के सीरियसली सोचना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है वो नुकसान में कितने अरसे तक चल सकती है। हम पाकिस्तान को अगर एक कंपनी के तौर पे ले लें तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी कभी भी लोगों का फलाह बहबूद नहीं कर सकती। उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो इसकी अवाम है
वो सब के सब नुकसान में रहेंगे और उनको कोई नफ़ा नहीं मिलेगा और कंपनी जो है वो नुकसान में जाती रहेगी। तो आज वाहिद हल ये है कि अक्रॉस द बोर्ड हर किस्म की सब्सिडीज़, हर किस्म की टैक्स की रियायत सब ख़त्म कर दी जाए और ये सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड हो, जब भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है या माशी मैदान में आगे आ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच अहमद चैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो है दोबारा मिलते हैं। असद अली शाह साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वेलकम टू द शो असद अली शाह साहब। सर, ये फिर हुकूमत ने जो है पेट्रोल और डीजल बम गिरा दिया एक मरतबा, फिर इसके महंगाई के ऊपर अब क्या असरात होंगे? फिर पेट्रोल बढ़ गया, फिर जो है वो महंगाई जो है वो एक मरतबा फिर अपने उरूज पे पहुंचेगी, क्या होगा इसका? देखिए, जो डीजल और पेट्रोल जो है वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, हर इंसान की जिंदगी पे उसका इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या बाकी ट्रांसपोर्टेशन हो, सारे किराए बढ़ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है यही है कि महंगाई जो इस वक्त तकरीबन 30 to 40% के बीच में हमारी चल रही है, तो जाहिर है आम आदमी के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जो लोअर क्लास का एक आदमी जो 30-40 हजार रुपए की जो फैमिली कमा रही है या 50 हजार भी कमा रही है, तो उनके लिए हार्डशिप्स बढ़ती जा रही है ना, बेसिकली तो यही है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं आम आदमी के लिए। अच्छा, ये IMF से सर मुआहदा कब होगा? IMF से जो है ना वो मुआहदे का भी सुनते कि अब जो है ना वो अब आया, अब हुआ, अब नहीं हुआ, तो इसमें कितना टाइम और लगेगा आपके ख्याल में, और क्या हमें हमारी इकोनॉमी में इसके लिए वजह से जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखिए, IMF के साथ जो हमारी एग्रीमेंट है ये 2019 में हुई थी। उसमें पिछली गवर्नमेंट ने भी 2 मरतबा और इस गवर्नमेंट ने भी 1 मरतबा, वो हम कंटिन्यूसली उसकी कंडीशंस को वायलेट करते रहते हैं और उस वजह से ज़ाहिर डिले हुआ। तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है, एक वजह यह है। दूसरी वजह उसकी बड़ी सीधी है कि IMF जो है वो उसने हमें देना है $1.1 बिलियन। हमारी जो जरूरत है इस वक्त अगले 3-4 महीने के लिए वो कोई कम से कम 10-11 बिलियन डॉलर की है या 7-8 बिलियन डॉलर की है, कर्ज वापस करना है। तो उसके लिए कुछ तो हमारे पास मल्टीलैटरल्स के पैसे आएंगे वर्ल्ड बैंक, ADB से, लेकिन शायद 4-5 बिलियन डॉलर्स फिर भी शॉर्ट है, जो हमने कहा था कि हमें हमारे दोस्त ममालिक जो सऊदी अरेबिया या चाइना या अबू धाबी, UAE देगा। और वो मसला मेरे ख्याल में यही पड़ा हुआ है कि वहां से कमिटमेंट्स जो हैं, ये चीजें ट्रांसपेरेंसी तो हमारे मुल्क में है नहीं, ये चीजें बातें तो होती रहती हैं, लेकिन वो सही चीज जो है ना वो हमारी हुकूमत जो है ना वो कम्युनिकेट भी नहीं करता, कि वो चाहता है कि हम खुद कम्युनिकेट करें ना, और उसके अलावा हम उनको दरिया भी देते रहते हैं। तो रोज बात होती है कि हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 2 दिन में हो रही है, 1 हफ्ते में हो रही है, ये मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ, तो बहुत मुश्किलात हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये एग्रीमेंट हो भी जाए तो ये 3 महीने के लिए होगी, फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास हमें IMF की एग्रीमेंट चाहिए ना। मसला ये है कि हमने अगले 4-5 साल में $100 बिलियन वापस करने हैं, ये हम कैसे वापस करेंगे? तो मैं तो समझता हूं कि ये IMF का अगर हो भी जाता है तो हमारे मसाइल जो हैं थोड़े से हल होंगे, ज्यादा हल नहीं होंगे, हमारी तकालीफ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो हमें एक होलिस्टिक जो है अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा और दुनिया के साथ जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, उनसे बात करके हमें एक होलिस्टिक जो है ज्यादा अपने डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी।
तो IMF अगर हो भी जाता है तो उससे जो है थोड़ी सी बेहतरी जरूर आएगी मेरे ख्याल में, लेकिन ज्यादा बेहतरी नहीं आएगी। कुछ हम मेरे ख्याल में एक जो इस वक्त तकरीबन हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और हजारों 10-15 हजार कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, आगे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी और हमारा जो डिफॉल्ट जो है वो हम शायद एक्चुअली डिफॉल्ट कुछ जो मार्केट डेट है या बॉन्ड्स हैं उसमें नहीं करेंगे, मल्टीलैटरल डेट्स में नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों में तो हम ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं। हमारी जो बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके डिविडेंड्स नहीं जा पा रहे, कोई $1 बिलियन से ज्यादा वो पेंडिंग है, एयरलाइंस को पेमेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो लोगों के ब्लॉक हो रहे हैं, तो हम पेमेंट जो है बहुत सारा मुल्क जो है डिफॉल्ट तो कर रहा है। तो हमारे साथ जो जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स हों या जो एक्सपोर्टर्स हैं या बाकी लोग जिनसे हम डील करते हैं, से रिलेक्टेंट है। कोई इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए, मतलब FDI जो है वो लगता नहीं है कि वो आएगी ज्यादा, बहुत ही खास कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स में आएगी, ज्यादातर नहीं आएगी। तो वो एक होलिस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है हमें, जिसको मैं कहता हूँ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारी चीजों को हमें नए सिरे से बनाने की जरूरत है। डेट को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है दुनिया के साथ और लैंडर्स के साथ बात करके, और हमें अपनी गवर्नेंस और अपनी पॉलिसीज को टोटली नई बनानी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग जो हमारी पॉलिसीज हैं और हमारी जो गवर्नेंस है वो अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर गया है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बॉटम लाइन ये है कि जितने भी हमारे मेहमान थे, और मेरा ज़ाती तौर पे भी यही ख्याल है कि इस वक्त अगर हमने अपनी इकॉनमी को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है तो हमें चंद एक बुनियादी जो स्टेप्स हैं वो लाजमी लेने होंगे। मसलन हमें जो है ना अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो ग्रो करना होगा, हमारा जो सर्कुलर डेट है उसको हमने कवर करना होगा, चाहे वो गैस के शोबे का हो या इलेक्ट्रिक के शोबे का हो। इसी तरीके से जो है वो महंगाई को मज़ीद कम करने के लिए जितनी भी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं जो मुसलसल खसारा कर रही हैं, उनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ानी होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, IMF से जो है वो एक रिस्पेक्टेबल टर्म्स के ऊपर, यानी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी टाइप ऑफ अदर देन इकोनॉमिक इशू, हमें जो है वो फ़ौरन जो है वो मुआहदा करना चाहिए, ताकि हमारी जो वो इकॉनमी एक अच्छी तरफ जाने का सफ़र शुरू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।